सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, 1 जून को जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई, जब से ही मुल्क में पेट्रोल का बहरान शुरू हुआ, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, एक कमेटी कायम की गई। आज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है और वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि जो पेट्रोल बहरान जिन्होंने पैदा किया उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब कहानी ये है कि ओगरा ने ये कहा है कि जो सारी जिम्मेदारी है वो ओगरा ने डाल दी है DG ऑयल डॉक्टर शफिया अफरीदी और पेट्रोलियम डिवीज़न के अफसरान पर, और ये कहा गया है कि ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग जो इस कमेटी में शामिल थे, अगर वही कसूरवार होंगे तो फिर ये इस कमेटी ने कैसे काम किया? इसी सवाल को हम उठाएंगे। मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। गुलाम मुर्तज़ा आबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। हलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये रिपोर्ट हमारे पास आई है और जनाब इसमें बताया गया है कि ये 9 ऑयल कंपनियां हैं जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया है वज़ीर आज़म ने। लेकिन ओगरा जिनको जिम्मेदार करार दे रहा है वो तो कमेटी को हेड कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान अफरीदी जो हैं वो इस कमेटी के हेड थे और उसके साथ बाकी दीगर मेंबरान थे। 8 रुकनी कमेटी थी। इस पूरी कमेटी में अगर आप इसकी जो रिपोर्ट है वो अगर आप पढ़ें उसको, तो उसमें ज़िम्मेदार जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर के पेट्रोलियम डिवीज़न को करार दिया गया है। अच्छा, उसमें पेट्रोलियम डिवीज़न में कौन लोग हैं? सबसे अहम, सबसे पहला जो बड़ा ओहदा है, एडवाइज़र टू PM हैं नदीम बाबर साहब। उनके साथ डॉक्टर शफीकुर रहमान DG ऑयल हैं, ये ख़ुद इस जो ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ अगर और मज़ीद जिम्मेदारी, अगर हम 2 बड़े ये लोग हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, वो इसमें पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। फिर अगर ओगरा साइड पे देखा जाए, क्योंकि वो भी थ्रू कैबिनेट डिवीज़न ये इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो रेगुलेटर्स को बतौर रेगुलेटर चेक करते रहें कि कौन क्या कर रहा है। तो उनमें ज़िम्मेदारी चेयरमैन ओगरा की बनती है और एक DG ऑयल ओगरा हैं, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। इस पूरी जो सूरत हाल है जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई है, अब मैं नहीं पता कि इस रिपोर्ट के साथ क्या उनको कहा गया है, लेकिन जो वहाँ से हमें वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं इनको गिरफ़्तार कर लें। तो कौन आएगा उनको गिरफ़्तार करने के लिए? पहली बात तो ये है कि जब अगर इसमें असेसमेंट कर ली गई है कि ज़िम्मेदारान ये हैं और उनको अगर उनको वज़ीर आज़म के कहने से कुछ नहीं होगा, उनको तो वज़ीर आज़म साहब को ये चाहिए था कि इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब को कोई और रिपोर्ट जो है वो उसका अनेक्स दिया गया है। अच्छा। और उन्होंने पहला पेज उसका पढ़ा है। ये 43 पेजेस रिपोर्ट उन्होंने नहीं पढ़ी। जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनको तो ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट को उनके सामने पेश करते और बताते कि ये 5 लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। बहुत सादा सी चीज़ें हैं कि ये ज़िम्मेदार हैं और उनको वज़ीर आज़म साहब अपना हुक्म जारी करते कि इनको हटा लिया जाए। लेकिन बहुत सी सियासी मजबूरियां वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वही सियासी मजबूरियों की जरा मैं बात करूंगी, नहीं कर पा रहे पॉइंट टेकन। वो यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं और हलीम साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हलीम साहब, बहुत अपोजिशन पर बातें होती हैं। जब हम देखते हैं तो शहजाद अकबर साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने करप्शन की, इनके खिलाफ एहतसाब होगा। लेकिन जब नाम आते हैं हुकूमती लोगों के तो मामला ठंडा क्यों पड़ जाता है? कौन सा मामला ठंडा पड़ा? मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा नाम शुगर कमीशन में आया, एक बहुत बड़े हमारे तहरीक के साथी का। उसमें क्या ठंडा पड़ गया? इनिशियल रिपोर्ट के बाद फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुए, उसके बाद उसको इदारों को नहीं भेजा गया। क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी? क्या कार्रवाई हुई है? कि अभी रिपोर्ट है और उसके बाद सुन तो लीजिए ना, अगर आप चाहती हैं कि अभी रिपोर्ट है उसके बाद हथकड़ियाँ खान साहब के सामने रखी हो, फ़ौरन बुलाएं, PM हाउस पे कैमरे लगवाएं, फड़ो 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 करके अंदर डाल दें, वो तो मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ इससे पहले तो कोई सोचता नहीं था। महंगाई हो गई, शुगर ऊपर चले गई, पेट्रोल ऊपर चला गया, आटा नीचे चला गया।
आप देखिएगा जो कुछ पीएम कह रहे हैं ये होता हुआ नजर आएगा। अच्छा। शुगर कमीशन के ऊपर इदारों को भिजवा दिया गया, नैब को भिजवा दिया गया, जिस इदारे को पता नहीं 5 या 7 एक्शन थे। अब देखिए एक प्रॉपर कोर्स ऑफ द टाइम चाहिए होता है। कोर्टें मौजूद है, हमारी कमीशन की रिपोर्ट पे स्टे हो चुका है, तो कोर्ट्स भी मौजूद हैं, इस तरीके से चीज़ें की जा सकती है। अदालतों में लोग चले जाते हैं। तो अगर आज रिपोर्ट आई है, मोहतरम ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पता नहीं कोई पेज पढ़ा है, नहीं, बल्कि ऐसा होता नहीं है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कि वो एक पेज भूल जाए दूसरा कर लें। जो उन्होंने कहा है पकड़ेंगे, तो आप देख लीजिएगा ये लोग पकड़े जाएंगे। और जो लोग इस जिम्मेदार हैं कि पेट्रोल की जो बेनिफिट जो नीचे आवाम तक जाना था, उसमें जो लोग रुकावट बने हों, वो मिनिस्टर हों, वो सेक्रेटरी हों, वो दीगर कुछ हों। मतलब आप देखिए ना, शुगर के अंदर एक साहब का अगर नाम आया तो कोई करीबी थे ना वो, लेकिन उस अलीम साहब, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो मेरा था सवाल का, वो कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था। मैंने तो आपसे सवाल सिर्फ ये किया कि जब अपोजिशन के लोगों का नाम आता है, गिरफ्तारी भी फौरन हो जाती है, बयानात भी फौरन आ जाते हैं, गिरफ्तारी की डेट बुजरा दे देते हैं और फिर नैब गिरफ्तारी डाल भी देता है, लेकिन ऐसा हुकूमती लोगों के नामों पर नहीं होता। ये भी एक वो है, एक डिसइंफॉर्मेशन है जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन वो जो सेल चला रहे होते हैं, डिसइंफॉर्मेशन सेल। अच्छा। उन्होंने 10 साल की पिछली गवर्नमेंट उनके हवाले है। उन्होंने उस दौरान जो कुछ गंद मचाया है वो उन्होंने मचाया, लाजिम बात है उसके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। लाजिम बात है अगर कोई हमारे यहाँ तो छोटी चीज़ भी हुई, मतलब हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, पेट्रोल बढ़ने दो, मतलब उधर ही पकड़ा जा रहा है। नहीं तो 5-5 साल लोग अरबों रुपए बनाते थे, फिर गवर्नमेंट चेंज होती थी, फिर कोई देखता था। तो बात यह है कि IPPs के नाम पर तो आज भी अरबों रुपए कमाए गए हैं, बनाए गए हैं। हलीम साहब, सब कुछ हो रहा है अभी भी। उसकी भी रिपोर्ट आया चाहती है। जब शुगर नहीं बचा, IPP में तो बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। बड़ी IPPs में जो होने वाला है, ये जो गैस का भी LNG के लोग 10-15 साल के एग्रीमेंट करके चले गए, आज कीमत सस्ती है, एग्रीमेंट लंबा किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि किसी को छोड़ा जाएगा। IPPs के नाम भी आएंगे, इसके पेट्रोल के नाम भी आएंगे, लोग पकड़े भी जाएंगे और कोई बचने का चांस नहीं। ये नहीं हो सकता। अच्छा, गलती हो सकती है, ये जैसा मोहतरम ने फरमाया कि कोई पेज ना देखा, हो सकता है पेज देखने के बाद छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं जिस कप्तान को जानता हूँ, मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, कोई चीज़ नज़र से ना गुजरी, देखी नहीं, अल्टीमेटली पता चल जाती। ये नहीं हो सकता अगर अभी नहीं पता चली, घंटे बाद पता चलेगी, घंटे बाद नहीं अगले दिन पता चलेगी। ये नामुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर को हकाइक का पता ना चले और हवाओं में तीर चलाएं। लेकिन जिस वक्त चीज नॉलेज में आएगी, एक्शन होगा, होता हुआ नजर आएगा। चलिए हम देखते हैं ना अलीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल की बेहतरी के लिए राइट पॉइंट टेकन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम देखेंगे जी। मुर्तजा, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी कीजिएगा। शेख साहब ने जिस तरह फरमाया, मेरा सिर्फ ये कहने का ये था कि जब उनको रिपोर्ट पेश की जाती है, प्राइम मिनिस्टर 42 पेजेस नहीं पढ़ते। प्राइम मिनिस्टर को एक ब्रीफ समरी दी जाती है, उसके ऊपर 5, 4, 6 पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट्स को वो देखते हैं, तो वो ये एक क्रक्स होता है उस समरी का, जो कि रिपोर्ट किसी चीज़ का भी जो तैयार की जाती है, शायद उस जगह पे किसी तैयार करने वाले ने इन जिम्मेदारान के नाम नहीं बताए। मैं यहाँ आपके शो में शेख साहब के सामने मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। अभी पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है, वहीं पे मेरी बातचीत हुई है। अच्छा। और ये जो OMCs हैं, OMCs आप गौर कर लें, शेख साहब के साथ बहुत जिम्मेदार शख्सियत है। शेख साहब, इनका बहुत एहतराम है हमारे पास भी और पार्टी में भी, हर जगह पे। ये बहरान अब टलने वाला नहीं है। OMCs ने वजारत पेट्रोलियम को और अपने दोस्तों को जहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ये बता दिया है कि या तो इसका प्राइस मैकेनिज़्म हमें दे दिया जाए। अगर आप हमें नहीं देते प्राइस मैकेनिज़्म, तो अगस्त सितंबर तक भी ये बहरान, अगर रेट कम होते रहे तो ये बहरान कंट्रोल नहीं होगा। तब वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को जो फैसले आज करने चाहिए, वो अगर वो 1-2 महीना अवाम भी जलील होगी, वज़ीर साहब के नाम भी खराब होंगे। पॉइंट टेकन, यानी कि आज़म जो कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे तो ये फौरी एक्शन लेने की जरूरत है, वरना ये पेट्रोल बहरान कहीं भी जाकर नहीं रुकेगा। पॉइंट आपका आगे है। अब हम जरा ऑपोजिशन का भी टेक लेते हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चौधरी मंजूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये अभी हम आज पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है, उस पर हम बात करें। ओगरा तो कहता है कि सारी जिम्मेदारी वज़ारत पेट्रोलियम की है, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि गिरफ्तार करें फौरी। सवाल मैंने ये उठाया और अभी हलीम आदिल शेख साहब से सवाल भी मैंने यही किया कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया तो कार्रवाई फौरी क्यों नहीं हो रही? 1 जून से ये मसला उठा हुआ है, आज 18 हो गई है, अवाम ज़लील ख्वार हो रहे हैं, पेट्रोल उनको नहीं मिल रहा। अपोजिशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल बात है, बड़ी सादा सी बात है कि ये जिस बहरान में हाथ डालते हैं
वो बहरान और ज्यादा गहरा हो जाता है। इन्होंने आटे के गंदम के बहरान में हाथ डाला, आज आटा नापैद है, नहीं मिल रहा। इन्होंने चीनी के बहरान में हाथ डाला, तो जो चीनी जब शुरू हुई तहकीकात तो उस वक्त 70 रुपए थी, आज 85 रुपए मिल रही है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इन्होंने दवाइयों वाला पे हाथ डाला, क्या वो दवाइयां वापस आई? या मास्क जो थे उनको मिल रहे हैं आज 140, आज भी 1000 रुपए का मिल रहा है। जी हाँ। तो ये जिस अभी ये एक दवाई जिसका नाम अभी WHO ने दिया है इंग्लैंड के अंदर, अब वो मुल्क के अंदर नापायद होगी। आज पेशावर में से इसी तरह से पेट्रोल का ये कहते थे 72 घंटों में हम ठीक कर दें, तो वो किधर है? वो ये पेट्रोल तो इस मुल्क के अंदर वैसे ही जायद होता है। पेट्रोल तो कभी हम एक्सपोर्ट करते हैं, डीजल का इशू होता है। तो ये सारे लोग इस अंदर बैठे हैं, ये सारे जिम्मेदार, ये जो दिखा ये जो मिनिस्टर है कह रहा था 72 घंटों में, तो क्या हल हो गया? कोई मसला हल नहीं हो रहा। ये पहले से क्या जो गैस के पैसे चार्ज किए थे वापस क्या चौधरी साहब, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मसला मैं ज़रा हल करवाती हूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। कुछ आपका टेक आया है और उसी पर मैं सवाल उठाऊंगी हलीम साहब से। हलीम साहब, अभी जो कुछ बातें की हैं चौधरी साहब ने, वो कहते हैं कि चाहे वो गंदम का ले लें बहरान, शुगर का ले लें, ये बात तो सही है, शुगर की कीमतें बढ़ी, अभी तक कीमतें 85 रुपये पर ही बरकरार क्यों हैं? जब नोटिस ले लिया, भेज दिया, रेफरेंस केस बना दिया, तो फिर कीमतें तो कम हो ना, कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, उसके बावजूद कीमतों के लिए हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि 70 रुपये कीमत की जाए, उसके बावजूद भी कम नहीं हो रही। हाँ जी। इसका मतलब है कि माफियाज पिछले अरसों में इतनी मजबूत हो चुकी हैं, इन माफियाज पे किसी ने आज तक हाथ डाला नहीं। तो लाजिम बात है कि जब किसी माफिया में किसी पहलवान से पंजा जुड़ता है तो फिर ऐसे कोई नहीं गिरता। ये माफियाज आवाम का खून चूस के, करप्शन के पैसे खा के, हुकूमती सरपरस्तियों में, गवर्नमेंट सरपरस्तियों में, अब ये शुगर बुरान की जब बात होती है तो उसके बाद मोहतरम चौधरी मंसूर साहब भी जैसे फरमा रहे हैं, चौधरी मंसूर साहब, आपको पता है कि 4.1 बिलियन की तो इसके अंदर सिंध, सूबा सिंध में जो है वो सब्सिडीज़ दी गई हैं, करप्शन उधर हुई है। अराउंड 20 बिलियन की जो सब्सिडीज़ दी गई हैं वो गई हैं सलमान शहबाज साहब को, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में दी गई, और पिछले पूरे 2013 से लेकर 18 तक 29 बिलियन की सब्सिडीज़ दी गई। उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब को इस दौर के अंदर 2.4 बिलियन की सब्सिडी मिली है। तो बराबरी पर सब हो रहा है, लेकिन इतने अब इकट्ठे हो गए, कार्टेल बन गए, अब सारे आपस में एक हो चुके हैं। तो देखिए, अदालतें मौजूद हैं, सारा कुछ है, वो कोर्ट में चले गए हैं, तो किसी ने रोका तो सही, किसी ने हाथ तो डाला, किसी ने अपनी विल तो शो की, किसी ने कोशिश तो की। दूसरी जानिब में मोहतरम चौधरी मंसूर साहब के सामने अर्ज़ करूँ, चौधरी मंसूर साहब के सामने, सूबा सिंध में इस 12 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। सूबा सिंध की पिछले साल की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, उसमें था कि 957 बिलियन 957 अरब की ऑडिटर जनरल ने करप्शन की निशानदेही की थी। आज तक वो 957 अरब रुपए, उसका भी कुछ नहीं हुआ। सिंध के अंदर क्या क्या नहीं होता। सिंध की बात कर दी है आपने, तो जरा मैं आ जाऊँ 229 अरब रुपए के डाके की बात। वजीर आला आज के 229 अरब रुपए का डाका डाल रही है वफाकी हुकूमत सिंध के बजट में, उस पर क्या कहेंगे? ज़ाहिर उस पर भी तो जवाब आना चाहिए ना, कि अगर एक बात वज़ीर आला सिंध कहते हैं तो कोई मौक़िफ़ नहीं आता, और ये कहा जाता है कि वज़ीर आला जो हैं वो आमिर हैं, 18वीं तरमीम से वो आमिर बन गए हैं। ये कल वज़ीर आज़म का बयान है। देखिए, इशू ये कि 229 वज़ीर आला साहब ये अफसोस के अक्सर जब दिल करता है इनका, ये सिंध कार्ड खेलते हैं और सिंध की महरूमी का जिक्र करते हैं, सिंध से ज़्यादती हो गई, सिंध से ये हो गया, सिंध से वो हो गया, सिंध से वो हो गया। ये रेवेन्यू कलेक्शन होती है, एफबीआर करता है, उसके बाद शेयरिंग के हिसाब से सूबों में जाता है एज़ पर NFC अवार्ड। अगर ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा ज़्यादा जाएगा, कम रेवेन्यू कलेक्ट होगा कम आएगा। ये तो फार्मूला वो बिलावल भुट्टो साहब वाला है कि पानी ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा बारिश आएगा, बारिश कम आएगा तो कम पानी आएगा। उसी फार्मूले के तहत ये बजट का फार्मूला भी है कि अगर रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होती तो तमाम सूबों को, ये अगर पैसे कम गए हैं तो सिर्फ सिंध को नहीं गए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कम हुई, क्या इमरान खान साहब अपनी जेब से पैसे देंगे? लाजमी बात है, अगर टैक्सेस कलेक्शन कम हुई है तो पंजाब में भी कम गए, सिंध में भी कम गए, सिंध में भी कम गए। आपने तो अभी फिर ज़्यादा क्यों कम हुई है?
सुन तो लीजिए, मैं बताता हूँ, मैं पूरा जवाब दे दूँ आपको। FPR के अंदर कोरोना आ गया, 10 मामलात रहे, आप पिछले साल मुल्क के हालात कैसे रहे हैं, अगर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कम हुई है तो उसके अंदर तो पूरे सूबों में कलेक्शन के हिसाब से NFC अवार्ड है ना। दूसरी बात जो बात की उन्होंने, तो ये जुमला सिंध के हकूक पे डाका डाल दिया। अरे भाई, चारों सूबों में रेशो के हिसाब से, लेकिन दूसरी जानिब में रेशो को करेक्ट कर चलूं। जब ये एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के पैसे देने की बात आई, उसके हिसाब से पॉपुलेशन आदमशुमारी के हिसाब से, मरदमशुमारी के हिसाब से 22% शेयर बनता है सूबा सिंध का, लेकिन वहां चूंकि गुर्बत ज्यादा थी तो 31% शेयर उसको दिया गया। सिंध के सर पॉइंट आया, 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए सिंध में दिया गया और वो 31% शेयर दिया गया। तो मैं कहता हूँ डाका तो इन्होंने डाला, क्या सिंध के लोग बेचारे, डाका पीपल्स पार्टी ने डाला। पॉइंट आ गया। एक और क्लोज कर दूं, आखिरी बात, ये आज वज़ीर आला साहब ने बात की कि जी हमारा वो डिक्टेटर वाली बात, तो भाई डिक्टेटर तो है ना, NFC के तहत पैसे आए सूबे में, PFC के तहत सूबे नहीं गए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आज तक नहीं दिया। ठीक है, उससे डिस्ट्रिक्ट जो है, जिले जो है, लोकल गवर्नमेंट मजबूत होती है। इसीलिए कहा कि वज़ीर आला जो भी हैं सारे वो डिक्टेटर बन गए, उन्होंने इख्तियारात को, अपने फंड्स को नीचे जिले तक, तक ट्रांसफर नहीं किया। सही है, जिला हुकूमत तक ट्रांसफर नहीं किया, सब कुछ खुद खा लिया, डाका डाला, ये आपका पॉइंट आ गया। चौधरी साहब, ये चीज़ें, ये तनकीद तो होती रहती है, लेकिन वही बात है, आवाम तक कुछ नहीं पहुँचता। आप तनकीद करते हैं हुकूमत पर, हुकूमत करती है आप पर, लेकिन उसमें जो बुराई आती है, जो खुमियाजा भुगतती है, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम भुगतती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, जो मुझे नहीं पता ये कौन साहब है जो बोल रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब। अच्छा, शेख साहब, कल देखे ना, इन्होंने कल सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लतीफा जो है ये इन्होंने जन्म, रोज एक नए लतीफे ये जन्म देते। कल इन्होंने बजट पे वॉकआउट किया कि सिंध ने 10% तनख्वाहें कम बढ़ाई है, जैसे सेंटर ने 50% बढ़ा दी। तब कोई हद भी होती है ना किसी चीज की, कोई मजाक की या कोई तमाशे की। मतलब इनके बावजूद, क्योंकि मैं लेबर को करता हूँ, लेबर का इंचार्ज हूँ, आज भी हूँ, पहले भी रहा। आपको पता है पाकिस्तान अपने दौर में 125% तनख्वाह में इजाफा किया। क्या वो लोग अवाम की जेबों में किया? क्या जो 100% पेंशन में इजाफा किया वो अवाम की जेबों में नहीं किया? क्या आज जिस पे इतरा रहे हैं बेसिक इनकम, अभी लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन चल रही है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा है कि ये बताएं कि एहसास कफालत का प्रोग्राम है या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे पास एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके जरिए तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इनका अपना कोई प्रोग्राम नहीं, तख्तियां लगाते। दूसरी बात ये है, जब ये फरमा रहे थे कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने करप्शन की है इतने अरब, भाई वो ओमनी ग्रुप वाले जेलों में पड़े हैं, उसमें GIT बन के इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, अब आपकी बारी, अब तो आपकी बारी है ना। वैसे भी इन्होंने कहा था कि एहतसाब अब हमसे शुरू, तो जनाब एहतसाब की बारी अगर आपकी है तो आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये सब्सिडी दी है, उसके खिलाफ क्या किया है? असद उमर साहब को हेड कर रहे थे, उसके खिलाफ क्या किया है? दाऊद साहब बोर्ड को हेड कर रहे थे, उसके खिलाफ क्या है? वज़ीर आज़म ने सबकी मदद दी है, उनके खिलाफ क्या है? और फिर किसी एक को गिरफ्तार किया, कभी बाकियों रिपोर्ट्स आती थी तो उनको गिरफ्तार करते थे, इनको कीजिए ना सब गिरफ्तार, तो उसके बाद जिसको कहेंगे मैं गिरफ्तारी पेश कर दूं। अब इनकी बारी। ये सवाल तो सर मैं बार बार उठा रही हूँ, ये सवाल मैं बार बार उठा रही हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि जब कोई रेफरेंस तैयार होता है उसके अगले दिन गिरफ्तारी आ जाती है। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, आप जिसके खिलाफ इल्जाम चला गया और 52% इस वक्त शुगर का माफिया जो है वो हुकूमत पे बैठा है, 22% JKT, 12% कारखान, 5.5% आंदोलन, और फिर उसके बाद अख्तर और बाकी लोग जरा मिला ले गिर ले, तो किसी को क्या, आप अपनी मंजी थले डिकोरी मारो, चोर ही चोर लगे सारी काट के। ठीक है चौधरी मंसूर साहब, टेक आ गया, आपका टेक आ गया। जाहिर अपने लोग करने में इतनी शशोपंज का शिकार क्यों होती है हुकूमत? सर इस पर जरा अपना मौक़िफ़ दे दें हलीम आदिल शेख साहब, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक तो मैं बताता चलूँ कि नैब के चेयरमैन साहब को नवाज शरीफ साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने लगाया था। उसके बाद नैब में कोई भर्तियाँ तहरीक इंसाफ ने नहीं की हैं।
ये चेयरमैन साहब उसी तरमीम कहते हैं इनके मशावरत से लगे थे और नैब एक आज़ाद इदारा है। और जब इस शुगर कमीशन की रिपोर्ट बनाई जा रही थी उस वक्त FI ने कॉल किया था CM पंजाब को, CM पंजाब गए थे, असद उमर को बुलाया था, असद उमर साहब गए थे, वज़ीर आला सिंध को बुलाया, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जा रहा, मेरा क्या वास्ता। अरे भाई जब आपने उस वक्त की मैं बताना चाहता हूँ 2017 को 22 नवंबर को कैबिनेट एक मीटिंग हुई थी, उससे पहले यहाँ शायद फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसके बाद अलग से 10 रुपए और कुछ पैसे दिलवाए सिंध बैंक के थ्रू। तो वो मतलब जब खुद आपकी कैबिनेट में आपने डिसाइड करके सब्सिडीज़ देंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और नैब इदारा है जिसकी बारी आनी है, ज़रूर आनी है, जिसने करप्शन की है उसकी बारी आनी है, उसको पकड़े जाना है। इन्वेस्टिगेशन हमारे फेडरल मिनिस्टर्स की, इनकी उनकी तो पूरी सब्सिडी की बात होगी ना, पकड़ा जाएगा, पूरी सब्सिडी की बात होगी ना, उसमें पूरी ना 20 अरब, उसके अंदर से 20 अरब PMLN, 4.1 बिलियन आपकी पीपल्स पार्टी ने इस दौरान इस 29 बिलियन के अंदर से 2.4 बिलियन जो है पंजाब गवर्नमेंट ने दी है। मैं एक पेशकश करता हूँ शेख साहब, जी जिनके इनके नाम आए ना जितने लोगों के चीनी के स्कैंडल में, उनकी गिरफ्तारी ये दे दें और इधर से जो जिस की कहेंगे मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करके कहता हूँ, मैं पेश करता हूँ। सही है, सही है शेख साहब, ये बात तो डील करें। मैं ठीक है बॉस, नहीं बहुत सही फरमाया। तो सबसे पहले 20 अरब वाले को पकड़वाइए, एंजॉय साहब, सलमान शहबाज को पकड़वाइए। सुने ना, सुन नहीं आपकी आज सर जी तुसी आख्या सुन लो ना, साड़ी भी सुन लो ना, आपने फरमाया मैं हाजिर, आप जाइए। सुने सर सुन तो लो ना सर, तुसी चौई साहब सुन तो लीजिए ना, जवाब दे रहा हूँ ना आपका, चौई साहब सुन लीजिए ना, आपने बात की, जवाब देने मेरा हक है। आपने सही फरमाया, अच्छी बात की आपने। स्टार्ट कीजिए 20 अरब वाले से सलमान शहबाज को पकड़े, फिर 4.1 बिलियन में मुराद अली शाह को पकड़े, उसके बाद नीचे वालों को पकड़ ले, और रिवर्स करना तो पकड़ने नैब ने पकड़ना है। लेकिन सबसे पहले आप अपनी पकड़ना है। लेकिन वो वजीर आला सुने, वो वजीर आला सिंध तो जवाब पेशी देने नहीं आते, कहते मैं नहीं आ रहा, डर लग रहा है मुझे, मैं नहीं आ रहा। तो पहले CM साहब 4.1 बिलियन, उसके अलावा नैब के सामने कमीशन में शुगर। जी बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। मुझे जब ब्रेक लेना है, वापस आएंगे, कुछ इत्तेहादियों की बात करेंगे। अगर इत्तेहादी एक एक करके टूटते गए तो नंबर गेम में क्या पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है या नहीं, और अपोजिशन क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया। जाहिर है वो 6 नुकाती मुआहिदा जो कि एक तहरीरी मुआहिदा था उस पर अमल नहीं हुआ, 2 साल तक उन्होंने बर्दाश्त किया और बाकायदा कल उन्होंने ऐलान किया। और कल जाहिर है ये खबर भी उन्होंने दी और मुख्तलिफ चैनल्स पर, ख़ुद हमारे चैनल पर भी उन्होंने खबर दी कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पार्टी का फैसला है। अब अहम सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके से इत्तेहादी छोड़ के जाएंगे तो हुकूमत कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि हुकूमत जो है उसने जाहिर इत्तेहादियों के साथ मिलकर ही हुकूमत बनाई है। एक और जमात है दूसरी जानिब बलूचिस्तान की जमहूरी वतन पार्टी, वो भी हुकूमत से नाराज़ हो गई है। और ख़ुद अब सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि जहांगीर तरीन जो कि खुद हुकूमत से नाराज़ हैं, जो कि हमेशा मनाते थे, अब वो नहीं है, तो ये टास्क किसको दिया जाएगा? और अगर टास्क दिया भी गया है कुछ लोगों, तो क्या वो उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो मना सकें और इत्तेहादियों को जोड़ के रख सकें? मुर्तज़ा मैं आपसे पूछूंगी क्या खबर क्या है? आज भी हमने देखा है कि रब्ता किया गया है, कुछ लोगों ने, परवेज़ खटक को ये टास्क दिया गया है कि वो रब्ता करेंगे BNP से, तो क्या वाकई इतना आसान होगा जहांगीर तरीन के ना होते हुए इत्तेहादियों को जोड़ के रखना? जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि असल राब्ताकार जहांगीर तरीन थे जो कि तमाम मामलात को देख रहे थे। ये बहुत बड़ी एक किस्म की आप ये कह रहे हैं कि मासूमाना ख़ता हुई है वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से कि उन्होंने जब जहांगीर तरीन साहब चले गए यहाँ से तो उसके बाद किसी को राब्ताकार मुकर्रर नहीं किया। हालांकि उनको पता था कि ये हमारी हुकूमत जो है वो टोटल 8-10 वोट्स के ऊपर खड़ी हुई है, और अगर मेंगल ग्रुप बाहर चला जाता है, 4 लोग वो हैं, एक शख्स और चले गए, 5 हो गए, अब उनके पास टोटल जो 177 लोग कौमी असम्बली में बाकी हैं,
और आप ये जानते हैं कि उसके बाद एमक्यूएम की 7 सीटें हैं। एमक्यूएम वाले भी किसी न किसी वक्त अपना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएमएलक्यू से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। 5 उनकी सीटें हैं, उनके साथ लाइन में कोई प्रॉब्लम है जी, और पीएमएल जो है वो उनकी एक है। प्रॉब्लम है, वो कट की आवाज आ रही है। जो सारी सूरत हाल जो इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें 4 लोग तकरीबन जो हैं वो आज़ाद हैं। इनके पास अगर 5 लोग, सिर्फ एक एमक्यूएम जो है वो 1 घंटे के लिए कह दे कि हम जा रहे हैं, तो खुदा न खास्ता इस वक्त बजट पास कराना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो भी लोग इकट्ठे थे, क्यों इकट्ठे थे, किसने इकट्ठे किए हुए थे, ये एक मैजिकल आदमी था, उसका नाम था जहांगीर तरीन। वो यहाँ नहीं है। लगता ये है कि शायद उनके जाने से कुछ और जो लोग हैं वो भी इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए हैं। और अगर ये बात अब नहीं मानी जा रही, अभी भी चेयरमैन सेनेट ने रिक्वेस्ट की है, उनसे कहा है कि मैं भी बलोची हूँ, आप भी बलोच हैं, मैं आपके मसाइल उठाऊँगा, अब मैं आपके मसले हल करवाने के लिए बात करूँगा। उन्होंने कहा मेरे तो मसले नहीं हैं, ये तो बलोचिस्तान के हैं, आप तो अपर हाउस में थे, आप मुझे बता दें कि आपने कोई काम किया हो उस वक्त से लेके अब तक। और आपके तो ताने हमें मारे जाते हैं कि जब हमने कुछ भी करना हो तो हम कर गुजरते हैं। तो आपने तो कर गुजरा, आप वहाँ चेयरमैन सेनेट बन गए, आप भी कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। उनको उन्होंने जवाब दे दिया है बड़े तहम्मुल से, बहुत ही बुर्दबारी से और अपने बलोच रवायात के मुताबिक। अगर ये मसला मजीद आगे बढ़ता है तो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और ये क्या मुश्किलात हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? शेख साहब, एमक्यूएम नाराज़ हुई, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद फिर काफली की भी नाराज़गी की खबरें आती रहीं। अब तो बीएनपी मिंगल अलहदा हो गई है। अब अगर एक जमात भी जाती है तो फिर क्या होगा? नंबर गेम तो बिगड़ जाएगा। इसके 2 जवाब है। एक मुर्तज़ा भाई का, थोड़ा सा 1 मिनट मैं उसके अंदर लूँगा। मुर्तज़ा भाई ने कहा कि जी तरीन साहब हमारे मोहतरम राब्ताकार थे और उसके बाद राब्ताकार कोई नहीं, और तरीन साहब के जाने के बाद मसला ख़राब हो गया। मैं अर्ज़ करता हूँ, आपके शो में आना होता है ना, तो यकीन जानिए मैं माजरत के साथ आपके कोऑर्डिनेटर से हमें पता होता कि बोल टीवी का शो है और होस्ट कौन है, ये है। ये गर्ज नहीं होता हमें कि लिखा होता है कोऑर्डिनेटर बोल टीवी, ये नहीं लिखा होता। आप जिसको कोऑर्डिनेटर बना देते हैं हम उसके कहने पे चले जाते हैं, ज़रूर पूछते हैं। मतलब है कि पीटीआई है और इमरान खान है। अब उसके राब्ताकार मैं हूँ, परवेज खटक हैं, बाबर अवान है, जो भी है, तो वो राब्ताकार बोल टीवी मुझे बना दे, मुर्तज़ा भाई को बना दे, किसी को बना दे। तो यही तो कहा है, यही तो कहा है कि गलती हुई है कि किसी को बना देते। नहीं ना, मेरा नहीं ना, जब ज़रूरत पड़ी है तो बने हुए ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें कुछ वो नहीं है कि तरीन साहब का मैंडेट था इमरान खान का, बंदा एक इख्तियार करता है अपने इदारे का, अपनी पार्टी का, अपने सिस्टम का। अब ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आज इनको इख्तियार है मुर्तज़ा भाई को पूरे इस्लामाबाद का, कल अगर कोई और होगा, ये किसी और चैनल में, उनको उसका इख्तियार होगा। तो ये नहीं है कि तरीन साहब के जाने से एक पार्टी है, एक हुकूमत है, एक इमरान खान है, वो किसी को भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ कि आप पिछले दिनों के जी एमक्यूएम चली गई, वो तो इस्तीफ़ा करके वजारत भी छोड़ दी थी। एमक्यूएम गई, वो गई, क्यू लीग, वो हमारे आगा साहब हर रोज़ आके कहते थे असीते गए, लेकिन हम जब भी कहते थे कि जी खैर है, कुछ नहीं होगा, अपने हैं, नाराज़ हैं, सेट कर लेंगे, तो उस वक्त भी मैंगल साहब ने कहा था हम छोड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इशूज़ हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से बातचीत करेंगे। कुछ नहीं हो रहा, उस वक्त भी कहा था गई एमक्यूएम भी गई थी, उस वक्त तो एमक्यूएम पीक्यू सारे गए थे, लेकिन कोई नहीं गया। बीएनपी मैंगल को इंशाल्लाह राजी का, और सेनेट से बड़ा, सेनेट इलेक्शन से बड़ा कोई मिसाल नहीं हो सकती। उस वक्त तो कुछ लेकिन बजट मंजूरी से पहले ये मामला हुआ है। खैर है हो गया सर, इस मामले को टाल नहीं सकते ना, होता ही। अरे नहीं, अरे देखिए हमेशा होता ही ऐसे मामलात में होते हैं, कुछ ना कोई होने वाला होता है तो ये मामलात होते हैं। चले आप मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं, कोई इशू नहीं है, हम बहुत मुतमईन हैं, वी आर मोर देन मुतमईन, नो टेंशन। ठीक है, नो टेंशन। चौधरी साहब कोई टेंशन नहीं है, तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं आप लोग या नहीं, ये बता दें। इन लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है। ये कर लेना, ये काम करे, अच्छा नेक काम है, ये कर लेना। जी चौधरी साहब, ये है कि इनकी हुकूमत हो तो इनको कोई टेंशन हो ना। खैर वो मैं पहले पिछले जो सेगमेंट चल रहा था उस पर सिर्फ एक फिक्रा मुझे कहना है, जब भी कोई कमीशन बनता है उसके TORs बनते हैं। इसमें ये कमीशन इसलिए बना कि 22 रुपए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, तो उस पे बना के क्यों इजाफा हुआ है इस बार, ठीक है। आप पिछलों पे अलहदा बना लें, वो तो पिछले ऑलरेडी ये है कि इसमें सारे भुगत चुके हैं, लेकिन फिर भी बनाना है तो मैं ऑफर करता हूँ। लेकिन ये इजाफे के लिए था
ये टोटल 302.4 अरब रुपए का इशू है। 300 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकला है और 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी है। ये सारे पे कमीशन ने बताना था कि क्यों ऐसा हुआ है, और उस पे उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिए। उस पे अब ये करते कि नहीं आप फलां को गिरफ्तार कर लो, फलां को कर लो। भाई जब जब जिसको कोई पूछेगा वो आ जाएगा, लेकिन जो TORs है उसके मुताबिक अगर चीफ मिनिस्टर सिंध ने इनकार किया तो वो उसको गिरफ्तार कर लेते। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि हम कानूनी तौर पर गलत है, वरना तो वो किसी की जरूरत नहीं नैब के सामने पेश नहीं हुए, उससे पहले नहीं पेश हुए, वो पेश होते। लेकिन कानूनी तौर पर चूंकि ये कमीशन गलत था, उसको उन्हें अपनी गलती तस्लीम कर दी। राइट सर, पॉइंट। दूसरी बात, ठीक, दूसरी मैं इधर आ रहा हूँ जो आपका सवाल है। देखिए इनका अलमिया क्या, इन्होंने बहुत सारे झूठे वादे किए हुए थे लोगों से जो एक्सपोज हो गए हैं, और झूठे मुआहदे भी किए। मसलन जो मैंगल साहब ने कल कहा तकरीर के अंदर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इन्होंने हमारे साथ 6 पॉइंट पे 1 साल के अंदर अमल दरामद का वादा किया था। 18 जुलाई को दस्तखत हुए 2018 को, तो 18 जुलाई 2019 को उस पे अमल दरामद की मुकम्मल हो जानी थी। उसके बाद पूरा साल दिया है इनको। 6 पॉइंट्स में से चलो 6% जो मरकज के अंदर मुलाजिमतों का कोटा है वो कौन सा बड़ा इशू है, लेकिन अगर करना हो तो फिर है ना, फिर इनका तहरीरी मुआहदा MKM के साथ है, जनूबी पंजाब सूबा महाज के साथ है, फिर उनसे पूछ लें, फिर काबली के साथ है, फिर उनसे पूछ लें, फिर BNP जो है बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो नाराज होकर बैठी हुई है। सो अंदर जो इनके अपने लोग नाराज होकर बैठे हुए। सो चूंकि इनको तो आप फायदा क्या उठाने जा रहे हैं? कल राना सना ने तो हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो तो लाने जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? देखिए तहरीक अदम एतमाद उस वक्त ही लाएंगे जब तक कोई सूरत हाल क्लियर ना हो। मेरे ख्याल के मुताबिक, वेरी ऑनेस्टली, मेरे बस में हो या मैं अपनी राय जरूर दूंगा अपनी पार्टी में कि इनको और टाइम दें। अच्छा, एक्सपोज हो रहा है। मैं अभी एक नया आपको स्कैंडल बताता हूँ जो पिछले शब्बर रजा रिजवी साहब लगाए थे ना, तो कहते क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो रहा है हर जगह पे। अब वो मुख्तलिफ कंपनियों के वकील थे, 90 अरब रुपए का इनकम टैक्स का वो छूट देकर चले गए। 90 अरब रुपए। एक स्कैंडल इनके पड़े, केसेस पड़े हैं नैब के अंदर KPK की गवर्नमेंट के। जी हाँ, बहुत सारे। 7 साल का वहाँ भी हिसाब देना है ना। एक पे कार्रवाई हो रही हो तो बताएं। बिल्कुल। दवाइयों का यहाँ पे, मास्क का यहाँ पे, चीनी का यहाँ पे, आटे का यहाँ पे, दवाइयों वाले पे तो क्लियर हो गए ना, जफर मिर्जा साहब को क्लियर कर दिया गया है, तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, दवाइयों वाला वो जो मास्क वाले थे आप कह रही हैं। हाँ जी, ये इंडिया से दवाइयां जो इम्पोर्ट, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मास्क वाले कियानी को हटाया था जिसमें 500% इजाफा हुआ था, उसकी बात। और मेरे साथ एक इनके अपने इत्तेहादी सेनेटर ने मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा था कि कराची की एक बहुत बड़े ओहदे पे मुलव्वस है, वो इस दवाइयों के स्कैंडल में इन्वॉल्व है। मियां तीक में नाम भी ले लेता हूँ, जी जी सही है, के प्रोग्राम में मैं बता भी देता हूँ। क्विकली मौक़िफ़ ले लूँ मैं शेख साहब से? प्रोड्यूसर साहब जरा ब्रेक का टाइम हो रहा है जी, शेख साहब मौक़िफ़ दे दें अपना क्विकली जरा इस पर, चौधरी साहब की बात पर। चौधरी साहब ने जितनी तफसील से बात की, मोहतरम से कहूँगा कि चीफ लाइए ज़रा सिंध में भी आकर देख लीजिए। आपने बहुत गिरा दिए मुझे, सिंध का ज़रा हाल तो आके देखिए। सिंध में 17 आपके वज़ीर और MPS नैब की बेल के ऊपर है, 17 हीनियस इशूज़ के ऊपर। सोलर का इशू उधर है, ओमनी के मतलब शुगर मिल लेते हैं, 72 करोड़ की शुगर मिल 12 करोड़ में देते हैं। CM साहब 1 अरब रुपए मिला के दे देते हैं। भिजवाइए बोल की टीम को कल सजावल, वहाँ खिड़की दरवाजे तक नहीं है, स्क्रू तक वहाँ नहीं है। उसके अलावा सिंध बैंक को वहाँ तबाह किया गया है। सिंध के आज इन्होंने बजट में कहा, मैं बता रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। 22 अरब की करप्शन 17-18 के बजट के अंदर और संभाली साल के अंदर हेल्थ के अंदर हुई है, जिसको ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट किया है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। थर में RO प्लांट, आज थर प्यासा है, सर के लोग उस दिन कुआं खोदते हुए बेचारा कुएं में मर गए 4 मजदूर। आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि इतने वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, आजम कितनी बार कराची आए, कितनी बार उन्होंने आके लोगों को देखा हो, यहाँ के मसाइल के वजह से वफाक ने कुछ किया हो, तो बिल्कुल आपका पॉइंट आया। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, चौधरी मंजूर साहब आपका भी शुक्रिया, आलिम आदिल शेख साहब आपका भी शुक्रिया, मुर्तजा आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल पर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। कोरोना की वबा बहुत तेज़ी के साथ मुल्क में फैल रही है और अब मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही हुकूमतें जा रही हैं। लाहौर में भी हमने यही देखा, कराची में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी कई सेक्टर्स को जो है वो सील किया गया। अब कल हमने देखा कि वजारत सेहत और WHO ने एक MOU साइन किया है जिसमें ये कहा गया, कल जफ़र मिर्ज़ा ने कहा कि अब हम लिविंग विद द वायरस की थ्योरी जो है उस पर अमल करेंगे और उसी के हवाले से अब हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। फिर डेक्सामेथासोल के हवाले से भी कल हमने देखा कि खबर सामने आई और अमेरिका के अस्पतालों में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो वजारत सेहत ने डेक्सामेथासोल पर कुछ शराइत आयद करी, एक मरासला भी दिया गया है और ये कहा गया है कि फार्मेसीज़ और जो मेडिकल स्टोर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नुस्खा लाने वाले मरीज़ को ही डेक्सामेथासोल दें और ब्लैक में फ़रोख्त ना की जाए। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइंसदान हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर की डेक्सामेथासोल हो गई, क्लोरोक्विन हो गई या फिर वो इंजेक्शन जिसकी हमने देखा कि मांग में इजाफा हुआ वो फिर ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि दवाइयाँ जिनके हम क्लिनिकल ट्रायल उस तरह से करते नहीं हैं और उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं और वो फिर नापैद हो जाती हैं, मिलती नहीं और ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती हैं, क्या अहमियत क्या होती है इनकी, अगर डेक्सामेथासोल की बात करूँ मैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेक्सामेथासोन जो है ये पहली दवाई है दरअसल जिसमें ये कंफर्म हो गया है कि वाकई ये काम करती है। अच्छा। बाकी के बारे में क्लिनिकल ट्रायल से उसमें थोड़ा सा जो था रिकवरी का वो कम हो जाता था, लेकिन इसके अंदर कोई 6000 पेशेंट्स के ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल्स यूके में करे गए हैं और पता चला है कि अमवात की शरह जो है ये खासी कम हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ उन पेशेंट्स को दी जा सकती है जो बहुत ही हालत जिनकी खराब हो, जो ऑक्सीजन के ऊपर हो या जो के ऊपर हो, उनको दी जा सकती है, या वेंटिलेटर पर हो, वेंटिलेटर्स पे हो। अगर दूसरे लोगों को देंगे तो नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है, तो इसलिए ये आम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा इसका नुकसान भी हो सकता है, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। हालांकि दवाई ये बहुत पुरानी है, तो 1960s में से नोन है और ये मुख्तलिफ एस्थमेटिक कंडीशंस और दूसरी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती रही है। और यही मैं कह रहा था आपके प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले गोल के प्रोग्राम में कि अगले 2-4-6 हफ्ते में बहुत सारी ऐसी कई दवाइयां आएंगी जो कोई क्लिनिकल ट्रायल बहुत सारी दवाइयों पे दुनिया भर में चल रहे हैं कि जिससे इसके मदद मिलेगी और ये पहली दवाई है। दूसरी जो आपने जिक्र किया एजिथ्रोमाइसिन और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ये। अच्छा, एक्टेम्बरा इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने देखा कि पिछले दिनों इसकी भी मांग में बहुत इजाफा हुआ, फिर ये इंजेक्शन जो कि 50,000 का था वो 3 लाख तक चला गया। ये एक्टेम्बरा इंजेक्शन क्या करता है? ये एक्टेम्बरा इंजेक्शन जो है ये जो आपके जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है वो जब वायरस हमला करता है तो दिफा करने के लिए ये फिर दिफा निज़ाम एक्टिव हो जाता है। अच्छा। और ये एक साइटोकाइन स्टॉर्म, एक तूफान आता है साइटोकाइंस का। साइटोकाइंस एक खास किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं और वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन 6 एक मॉलिक्यूल है और दूसरे मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं। तो ये जो एक्टेम्बरा है उसको रोकता है, अपने दिफाई निज़ाम को ओवर रिएक्ट करने से रोकता है। और ये जो है ये भी आप है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जहाँ भी ऐसी कोई चीज होती है तो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, खासतौर पर शॉपकीपर, और कंट्रोल का मैकेनिज्म मुमकिन नहीं है कि हर दुकान पे आप कंट्रोल कर सकें। जी हाँ, होर्डिंग कर लेते हैं, कंट्रोल कर सकें। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो इस वक्त सूरत हाल है कि रोजाना के तौर पे मीटिंग्स कर रहे हैं असद उमर साहब, रोजाना तय हो रहा है कि कौन कौन। सर मैं उसी पर आना चाहूंगी, मैं बिल्कुल मीटिंग्स भी हो रही हैं NCOC की और ये सारी चीज़ें रोजाना की वो डिस्कस हो रही हैं। लॉकडाउन अब इस थ्योरी पर नहीं जा रही हुकूमत, अब स्मार्ट लॉकडाउन है कि कुछ एरियाज को जो है वो टारगेट करके बंद किया जा रहा है और लिविंग विद द वायरस की थ्योरी पर अमल किया जा रहा है। आप समझते हैं सही है अभी इस सूरत हाल में ये थ्योरी? जी बिल्कुल ये सही है कि आपको उन्हीं इलाकों को सील करना पड़ेगा जहाँ पे ये वायरस सही से फैला। पूरे मुल्क को तो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको सख्ती से सील करना पड़ेगा ताकि वहाँ से लीकेज ज्यादा ना हो और कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने का इसका वाहिद तरीका यही है कि आप आइसोलेट कर दें उन इलाकों को, और कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बिल्कुल सही अप्रोच है ये, और WHO की गाइडलाइंस पे सख्ती से अमल करना चाहिए हमें। लेकिन WHO ने एक और नई बात की सर, आपने वो वीडियो देखी होगी, कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग वाली थ्योरी फेल हो गई। अब ये एक इंसान से दूसरे इंसान को वायरस नहीं फैल रहा। ये जो चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर WHO भी एक नई चीज़ लेकर आ रहा है,
तो ये कंफ्यूजन भी फैला रही है आवाम में, आवाम भी कंफ्यूज है कि अब क्या करें। जी नहीं, ये अगर ये कहा है WHO ने कि गलत कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फेल हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग ही वाहिद तरीका है जिसने इसको कंट्रोल किया है। चाइना में भी कंट्रोल किया है और दूसरे इलाकों में, न्यूजीलैंड में भी और दूसरे इलाकों के अंदर भी, कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाते, इस वजह से ये चीजें फेल होती हैं कि या तो मास्क नहीं पहनते या खांस से छींकते हैं और लोगों के करीब होते हैं जहाँ दूसरे लोग इन्फेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से ये लेकिन वरना सोशल डिस्टेंसिंग ही एक वाहिद जरिया है। सर मैं एक सवाल आपसे बहुत अरसे से पूछना चाह रही हूँ कि जब किसी शख्स का कोरोना के बायस इंतकाल होता है तो उसकी SOPs के तहत तदफीन और तमाम तर रसूमात अदा करना, क्या वाकई एक शख्स जिसका इंतकाल कोरोना से हो तो क्या वो लोगों में कोरोना वायरस फैल सकता है उससे, बॉडी से? जी नहीं, बहुत कम चांस होता है क्योंकि वो सांस नहीं दे रहा होता, खांस नहीं रहा होता, तो ये वगैरह जो नॉर्मल तरीके होते हैं कोरोना वायरस फैलने के, वो सांस के जरिए या इंसान जो है या खांसने से या बात करने से वो फैलता है। बिल्कुल सही। उसमें ये सब उसका चांस बहुत ही कम होता है, चांस बहुत कम होता है कोरोना वायरस फैले, उसमें ज्यादा खतरा नहीं होता। बस खाली ग्लव्स पहन के और एहतियात से हैंडल करें, एहतियात के साथ जो है वो बिल्कुल आप SOPs के तहत। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करने की हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे कहीं ख्याल रखें और एहतियात करें, यही एक वाहिद हल है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।